नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहाँ पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना विस्तार किया और भारत में विस्तार की जो उनकी नीतियां हैं, उन्हें विलियम साहब ने एक किताब लिखी, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें 4 अलग-अलग चरणों में दर्शाया। सबसे पहले हमने कल बात की घेरे की नीति अर्थात रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में। घेरे की नीति या रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में, जो 1765 से 1813 तक चलती रही। माना जाता है कि ये पॉलिसी इलाहाबाद की संधि के साथ शुरू हुई और वॉरेन हेस्टिंग इसे भारत में लेकर के आया था। इस पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा काम लॉर्ड वेलेस्ली ने किया और लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत इसी नीति के तहत की थी। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इसी के तहत शुरू किया गया था। इस नीति का उद्देश्य बड़ा साफ था कि भारतीय राज्यों को बफर स्टेट के रूप में हमें यूज करना है। उसके साथ साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारतीय राज्यों की सीमाओं की रक्षा कीजिए और उनकी निर्भरता हमारे ऊपर बढ़ाइए। लॉर्ड सैलिसबरी ने कहा था कि ये एक ऐसी ही नीति है कि मंगल के आक्रमण से पृथ्वी को बचाने के लिए हमें चंद्रमा की रक्षा करनी है। ठीक है। इसके बाद हमने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति की बात की। हमने सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी पढ़ी, जो 1813 में शुरू होती है और 1857 तक चलती है। ये वो चरण था जब कंपनी चाहती थी कि ब्रिटिश रियासतें पूरी तरीके से अपनी बाह्य संप्रभुता को खो दें और ब्रिटेन पर निर्भर हो जाएं। ठीक। इस पॉलिसी के तहत सबसे बड़ा जो काम किया गया वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध, कुशासन का आरोप और व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा बहुत सारी देसी रियासतों का विलय किया। इसके बाद जो नीति हमने पढ़ी वो अधीनस्थ संघ की नीति थी, पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट अलायंस। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि देसी रियासतों ने हमारी बहुत मदद की और इस बात से वो समझ गए कि यही देसी रियासतें हमें आने वाले संकटों से भी बचाएंगी, इसलिए हमें इनके साथ अच्छे संबंध बना के रखना होगा। इसी क्रम में 1921 में 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की जाती है और 1927 में 1927 में देसी रियासतों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए बटलर समिति बनाई जाती है और इसी बटलर समिति की सिफारिशों के आधार पर अगली नीति बनाई गई, जिसे कहा गया समान संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ यूनियन। ठीक है, पॉलिसी ऑफ फेडरेशन, इक्वल फेडरेशन। और इस क्रम में देसी रियासतों को भी यह मौका दिया गया कि आप भी विधायिका में शामिल हो सकते हो, आप भी लेजिस्लेटिव में शामिल हो सकते हो। उच्च सदन और निम्न सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों ही सदनों में देसी रियासतों के लिए सीटें आरक्षित की गई। दोनों ही हाउसेस में प्रिंसली स्टेट्स के लिए सीटों को रिजर्व किया गया। तो ये सारी नीतियां हमने पढ़ी। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि जॉन लॉरेंस की पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, एक बहुत जिसे कहा जाता है निष्क्रियता की नीति या कुशल निष्क्रियता की नीति, जिसके तहत जॉन लॉरेंस ने एक पॉलिसी अपनाई कि अफगानिस्तान के साथ हम दोस्ताना संबंध रखेंगे, क्योंकि रशिया आगे बढ़ रहा था। डर था कि अफगानिस्तान से होते हुए भारत तक ना आ जाए, तो अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में उस समय काम कर रहा था। तो जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के लिए मास्टर इनेक्टिविटी की नीति अपनाई, लेकिन हार्डिंग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व को अपनाया और सेकंड अफगान वॉर हुआ। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। यहां तक सारी बातों की चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें सहायक संधि व्यवस्था अर्थात सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक लिटन, माफ कीजिए, लिटन ने प्राउड रिजर्व की पॉलिसी अपनाई थी, रियली सॉरी, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है,
आज की क्लास में जो हमें चर्चा करनी है वो सहायक संधि व्यवस्था के बारे में बात करनी है, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात करनी है। एक और फैक्ट रह गया जो रिवीजन में करा देता हूं कि 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया था। 1877 में 1877 में लिटन ने पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट पारित हुआ और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है। उसके बाद 1903 में लॉर्ड कर्जन ने और 1911 में हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबारों का आयोजन किया है, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ रहे होंगे। दिल्ली दरबार एक शाही समारोह होता था जो 1-1.5 महीने तक चलता था। सभी देशी रियासतों के राजा वहां आते थे और सम्राज्ञी के प्रति या क्राउन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते थे, अपने बारे में क्राउन के प्रति अपने रिस्पेक्ट को शो करते थे। इसीलिए शाही दरबार का आयोजन किया जाता था या दिल्ली दरबार या दिल्ली के शाही दरबार का आयोजन किया जाता था। तो इन सभी बातों का अध्ययन हमने किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कल की क्लास जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें हमने पढ़ी हैं, मल्टीपल फैक्ट्स हमने उसमें कवर किए हैं। तो अच्छे से कल की क्लास को रिकॉल कीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। लिटन की पॉलिसी ऑफ प्राउडली रिजर्व या फिर जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी जो अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनाई गई, इनको भी आप ध्यान रखना, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सहायक संधि व्यवस्था की बात करनी है, हमें सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ना है। पर सहायक संधि को पढ़ने से पहले हमें सहायक संधि जो भारत में लेकर के आया अर्थात लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ना होगा। तो पहले हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, हर एक बात जानेंगे। सब्सिडरी अलायंस का बैकग्राउंड क्या था, उसके मेजर प्रोविजंस क्या थे, उसको किस किस ने साइन किया और उसका कंपनी पर और देसी रियासतों पर क्या प्रभाव हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है जी। और फिर प्रश्न आपको हमेशा की तरह हम देंगे, क्विज हमेशा की तरह आपको दिए जाए। तो पहले हम रिचर्ड कॉली वेलेस्ली के बारे में जान लेते हैं, जो अपने आप को खुद को बंगाल का शेर बोलता था। साथियों, ये बंगाल का गवर्नर था 1798 से लेकर के 1805 के बीच में। 1798 से लेकर 1805 के बीच में ही वॉज दी गवर्नर ऑफ बंगाल। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका पूरा नाम रिचर्ड कोली वेलेस्ली था। इसे फर्स्ट मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मैसूर का चौथा युद्ध जीतने के बाद इसे मार्क्विस की उपाधि दी गई थी एंड ही इज कॉल्ड फर्स्ट मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली। इसके भाई का नाम आर्थर वेलेस्ली था, जो कि एक सेनापति था। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये रिचर्ड वेलेस्ली है और रिचर्ड वेलेस्ली का ये भाई है आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली एक कमांडर था और रिचर्ड वेलेस्ली जो है वो एक बंगाल का गवर्नर जनरल था। देखो, वैसे तो रिचर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है या लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो बहुत सारी मल्टीपल इवेंट के लिए जाना जाता है, पर सबसे महत्वपूर्ण है सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस। सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने व्यवस्थित रूप से भारत में सहायक संधि व्यवस्था को शुरू किया, जिसने सिस्टमैटिकली इंडिया में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को शुरू किया। नाम है रिचर्ड कोली वेलेस्ली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था और जिसे मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। इसने 1798 में ही 1798 में ही सहायक संधि व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया, सब्सिडरी अलायंस को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट किया। पर क्या सिर्फ इसने सहायक संधि व्यवस्था का काम किया? क्या इसने सिर्फ सब्सिडरी अलायंस लेकर के आया? नहीं, इसके द्वारा और भी बहुत से काम किए गए जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सब्सिडरी अलायंस तो लेकर के आया ही आया, इसने 1799 में 1799 में टीपू सुल्तान को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हरा दिया। हम पढ़ेंगे आगे जाकर के मैसूर की कहानी और स्टोरी ऑफ मैसूर में हम जानेंगे कि 1799 में
इसने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। ही किल्ड टीपू सुल्तान इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके बाद इसे मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। फिर इसने 1799 में 1799 में ये सेंसरशिप अधिनियम लेकर के आया। सेंसरशिप अधिनियम का मतलब था कि कोई भी पुस्तक पत्र अगर ब्रिटिश टेरिटरी में पब्लिश हो रहा है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई। इसके अलावा इसने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कलकत्ता में, जहां पर सिविल सर्वेंट को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसने ये देखा कि इंग्लैंड से जो सिविल सर्वेंट भारत आ रहे हैं वो योग्य नहीं है, उन्हें भारतीयों की स्थिति का ज्ञान नहीं है, उन्हें इंडियंस की सिचुएशन के बारे में और इंडिया की सिचुएशन के बारे में नहीं पता है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉलेज में प्रशिक्षण लेने से उन्होंने मना कर दिया सिविल सर्वेंट ने। फिर हैलीबरी कॉलेज बनाया गया था लंदन में ही, और 1854 तक ये कॉलेज फिर भी अन्य रूपों में भारत में चलता रहा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था कलकत्ता में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था। उद्देश्य था सिविल सेवकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। फिर शिशुवध को हत्या की श्रेणी में डाल दिया। शिशुवध की कुप्रथा भारत में चल रही थी। इसने कहा कि जो भी शिशुवध करेगा वो हत्या के समान ही होगा, वो हत्या के इक्वल ही माना जाएगा और उसी आधार पे उसे अपराध भी दिया जाएगा। सूरत, कर्नाटक, तंजौर, इन तीनों रियासतों का विलय उसने कर लिया। सूरत का विलय भी ब्रिटिश साम्राज्य में, कर्नाटक और तंजौर इन सभी का विलय उसने कर लिया। हालांकि तंजौर को बाद में वापस भी दी गई उनकी टेरिटरी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किए गए ये प्रमुख कार्य थे, ये इंपॉर्टेंट वर्क थे जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने परफॉर्म किए थे। याद रखना, यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है कि किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? तो बंगाल का जो शेर है वो रिचर्ड कॉली वेलेस्ली अपने आप को ही बोला करता था। ठीक है, बंगाल का शेर। तो अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनेगा, एक बार प्रश्न बना लेते हैं, एक बार क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली कौन था। तो बताएंगे 1798 से लेकर के 1805 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। दूसरा, इसका मूल नाम क्या था? रिचर्ड कॉली वेलेस्ली, और इसे मार्क्विस की उपाधि दी गई थी, मार्क्विस का टाइटल दिया गया था। इसके भाई का नाम क्या था? तो सर इसके भाई का नाम था आर्थर वेलेस्ली, आर्थर वेलेस्ली। और जो आर्थर वेलेस्ली है ये एक सैन्य कमांडर था, ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर। ठीक है, नेपोलियन के खिलाफ भी उसने लड़ाई लड़ी थी। अब इसके मुख्य कार्य क्या थे, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या थे, क्या क्या इसने किया है अपने टेन्योर में? तो सबसे बड़ा काम इसका क्या था प्यारे दोस्तों? सबसे बड़ा काम था सहायक संधि व्यवस्था को व्यवस्थित रूप में लागू करना। जो सब्सिडरी अलायंस है इसे इसने सिस्टमैटिकली अप्लाई किया था, बहुत व्यवस्थित तरीके से इसने भारत में इसे लागू किया था, पहला। दूसरा काम क्या था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल, जो 1799 में हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई और इसे मार्क्विस का टाइटल दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसने भारत में सेंसरशिप अधिनियम लागू किया। सेंसरशिप एक्ट की कोई भी पत्र पत्रिका ये सब पब्लिश होगी तो परमिशन जरूरी है। इसके अलावा इसने कहा कि जो शिशुवध है उसे भी हत्या के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब शिशुवध करके एक चाइल्ड की हत्या करने के बाद आप बच नहीं सकते, उसे हत्या की श्रेणी में ही डाला जाएगा। इसने विस्तार किया, इसने एक्सपेंशन किया, और कर्नाटक, सूरत और तंजौर जैसी रियासतों का इसने विलय कर लिया। ऐसी रियासतों का इसने विलय कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सहायक संधि के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम इसने किया है तो कलकत्ता में जहां ऑलरेडी एक किला है फोर्ट विलियम जो जॉब चेरनॉक ने बनवाया था, तो कलकत्ता में इसने एक कॉलेज बनाया और उस कॉलेज का नाम था
फोर्ट विलियम कॉलेज। और इस कॉलेज में 1800 में बनवाया था। इस कॉलेज में सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग दी जानी थी, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाना था, पर सिविल सेवकों ने यहाँ प्रशिक्षण करने से मना कर दिया। फिर लंदन में ही उनके लिए हैलीबरी कॉलेज बनाया गया। तो ये वेलेस अली के द्वारा किए गए मुख्य कार्य थे। ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो कि वेलेस अली ने परफॉर्म की। याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमें आज की क्लास में पढ़ना है, और ये टॉपिक है सहायक संधि व्यवस्था। ये टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पहलू की बात करेंगे। सहायक संधि व्यवस्था या सब्सिडरी अलायंस के बारे में देखो, 4-5 बातें हम पढ़ेंगे सहायक संधि व्यवस्था के बारे में। जितनी भी डिमेंशन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, इसके बैकग्राउंड का अध्ययन हम करेंगे। फिर हम प्रावधानों की बात करेंगे, अर्थात हम इसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे कि इसके प्रोविजंस क्या थे। फिर हम देखेंगे हस्ताक्षरकर्ता कि कौन कौन से सिग्नेटरी थे, किस किसने इस पर साइन किया। फिर हम देखेंगे प्रभाव, इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट और प्रभाव दोनों पर, कि यार कंपनी पर इसका क्या प्रभाव हुआ और देसी रियासतें अर्थात प्रिंसली स्टेट पर इसका क्या प्रभाव हुआ। दोनों पर हम प्रभावों की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें चर्चा करनी है कि भारत की देसी रियासतों पर क्या प्रभाव हुआ, सभी पर इसका क्या प्रभाव हुआ, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलो तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल बनते हैं, वो भी बनाएंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखो समझो, पहले कहानी के रूप में आपको समझा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा चीजों को, आगे आपको चीजें समझाऊंगा। सहायक संधि व्यवस्था एक प्रकार की सैन्य और नियंत्रण की व्यवस्था थी, एक प्रकार का मिलिट्री और इनडायरेक्ट कंट्रोल करने का सिस्टम था। और ऐसा नहीं है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम पहली बार भारत में लाया जा रहा था, या सहायक संधि व्यवस्था पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस की जा रही थी। ये पहले भी भारत में रही है, पहले भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी पूरी कहानी क्या है जरा ये समझना। माना जाता है कि जो सहायक संधि की व्यवस्था है, जो कि देसी रियासतों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने की एक व्यवस्था थी, प्रिंसली स्टेट पर इनडायरेक्ट कंट्रोल बनाने का एक सिस्टम था, इसे सबसे पहली बार फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। जोसेफ डुप्ले ने सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था भारत की परिस्थितियों में। हालांकि उसने ये नाम नहीं दिया था सब्सिडरी अलायंस, लेकिन उसने एक सिस्टम बनाया था कि अगर भारत के राज्य चाहें, अगर देसी रियासतें चाहें, तो वे किराए पर सेना ले सकती हैं, वे रेंट पर हमसे सेना ले सकती हैं, लेकिन उन्हें बहुत से अधिकार और पैसा हमें देना पड़ेगा। तो ये बात तय है कि भारत में सब्सिडरी अलायंस का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो डुप्ले ने किया था, बट उतनी क्लैरिटी के साथ उसने ये प्रयोग नहीं किया। और डुप्ले के बाद जो अंग्रेजी गवर्नर आए, वे भी इसका समय समय पर प्रयोग करते रहे। एग्जाम्पल के लिए, जब इलाहाबाद की संधि की गई, जब इलाहाबाद की ट्रीटी की गई अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ, तो वो भी एक प्रकार की सहायक संधि ही थी, क्योंकि अवध के नवाब से कहा गया कि आप सेना मत रखिएगा, आपको सेना नहीं रखना है, आपकी रक्षा का काम हम करेंगे, इसके बदले में आप हमको पैसा देते रहना। तो ये भी एक प्रकार की सहायक संधि थी। आगे जाकर के कर्नाटक का जो नवाब है, कर्नाटक के नवाब से दो बातें कही गई। पहला कि हम आपकी रक्षा करेंगे, दूसरा कर्नाटक के नवाब से कहा गया कि देखो किसी से भी लड़ाई मत करना हमसे पूछे बिना। और एक और बात कही गई कर्नाटक के नवाब से कि अंग्रेजों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपियों को अपने यहां कोई भी नौकरी मत देना। अब ये सारी चीजें हमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था में दिखेंगी, पर जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहले डेवलपमेंट हुआ। 1742 में डुप्ले ने एक पॉलिसी बनाई जिसके तहत वो देसी रियासतों को किराए पर सेना देने लगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा अवध की रक्षा का प्रयत्न किया गया, वो भी एक प्रकार की सहायक संधि है।
1887 में और 97 में कर्नाटक से ये कहा गया, 1787 और 97 में कर्नाटक से कहा गया कि आप किसी भी दूसरे यूरोपियों को अंग्रेजों के अलावा अपने यहाँ सेवा में नहीं रखोगे। कहा गया कि किसी से हमसे पूछे बिना युद्ध नहीं करोगे। ये सारी बातें हमें वेलेज़ली की व्यवस्था में दिखेंगी। और जब लॉर्ड वेलेज़ली इंडिया आया, जब लॉर्ड वेलेज़ली इंडिया आया तो उसने इन सभी व्यवस्थाओं को भारत के क्रम में लागू कर दिया। उसने इन सभी व्यवस्थाओं को इंडिया के कंटेक्स्ट में पहले उसने कोडिफाई किया, बढ़िया तरीके से एक संहिता का निर्माण किया और फिर ले जाकर के अप्लाई कर दिया। तो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, एक बहुत बढ़िया कथन है पर्सिवर स्मिथ का, आपको बताते हैं। तो पर्सिवर स्मिथ ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। पर्सिवर स्मिथ कहते हैं कि इन द हैंड ऑफ क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग, पढ़िएगा, इन द हैंड ऑफ क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग subsidiary alliance was a defensive instrument to safeguard company's possessions. In the hand of Wellesley, it was an offensive device with which to subject independent state to British control. इतनी बड़ी बात है। इसमें बहुत स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के हाथों में सहायक संधि कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक रक्षात्मक साधन थी, लेकिन वेलेज़ली ने इसे एक आक्रामक उपकरण बना दिया जिससे स्वतंत्र राज्यों को ब्रिटेन के नियंत्रण में रखा जा सके। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, ये इसका एक कंटेक्स्ट है कि कैसे ये व्यवस्था आने वाले समय में डेवलप हुई, कैसे ये सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। एक बार देखिए ध्यान से जरा इन चीजों को, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हर एक बात जो मैंने बताई वही बात लिखी हुई है कि ब्रिटिश सैन्य और विस्तारवाद की नीति थी, ब्रिटिश मिलिट्री और एक्सपेंशन की पॉलिसी थी। सबसे पहले इसका प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। 1765 में धन के बदले अवध की रक्षा की गई इलाहाबाद की संधि के द्वारा। 87 में कर्नाटक की बाह्य संप्रभुता पर नियंत्रण, एक्सटर्नल सोवेरेनिटी को खत्म कर दिया। एक्सटर्नल सोवेरेनिटी को खत्म करने का मतलब था कि अब कर्नाटक को किसी के साथ अगर युद्ध करना है या दोस्ती करनी है तो पहले कंपनी से पूछना पड़ेगा। ये होता है जब आप विदेश नीति को खत्म कर देते हो। विदेशी संप्रभुता, फॉरेन सोवेरेनिटी, इंडिया आज पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई ब्रिटेन के लोग नहीं बताते कि किससे बात करोगे नहीं करोगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो यहां पर कर्नाटक की बाह्य संप्रभुता पर नियंत्रण लगा दिया। 98 में कर्नाटक किसी अन्य यूरोपीय की सेवाएं नहीं ले सकते। वही बात कि कर्नाटक के नवाब से कहा गया कि अंग्रेजों के अलावा अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स किसी भी दूसरे यूरोपियों को अपने यहां पर हायर मत करना। ये डेवलपमेंट हो रहा है और यही सारी बातें अभी वेलेज़ली अपनी व्यवस्था में डाल देगा। फिर सितंबर 1798 को वेलेज़ली के द्वारा विधिवत रूप से सहायक संधि व्यवस्था का आरंभ किया गया और सबसे पहले हैदराबाद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कारण था नेपोलियन का भय। ये चीज आपको याद रखनी है कि सितंबर 1798 में वेलेज़ली ने विधिवत रूप से सहायक संधि व्यवस्था को शुरू किया और इसका कारण था नेपोलियन का भय। चलो ये समझते हैं। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, बैकग्राउंड हमने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे ये व्यवस्था आगे बढ़ी। डुप्ले इसको लेकर के आया, अवध के साथ क्लाइव ने एक्सपेरिमेंट किया, कर्नाटक के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए गए। इस तरीके से ये व्यवस्था आगे पहुंची। पर अगर सवाल पूछा जाएगा कि भारत में किसने सहायक संधि व्यवस्था को विधिवत रूप से लागू किया, तो जवाब होगा वेलेज़ली। कब लागू किया? 1798 में। सबसे पहली बार किसके साथ साइन किए गए? सबसे पहला हैदराबाद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, हैदराबाद ने इस पर साइन किए थे। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें क्या क्या प्रोविजन थे। उम्मीद है कि यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक बार रिकॉल भी करा देंगे। सबसे पहला प्रावधान जो इसमें रखा गया कि जो भी राज्य सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस पर साइन करता था, उस राज्य की सुरक्षा, उस राज्य की सिक्योरिटी, कौन कौन सी? आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और बाह्य सुरक्षा अर्थात एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये पूरी तरीके से
कंपनी की जिम्मेदारी होती थी। जैसे मान लेते हैं कि एक राज्य है हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में निजाम अली खान थे और निजाम अली खान हैदराबाद के निजाम थे जिन्होंने सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए थे। और हैदराबाद पहला देसी रियासत था जिसने सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया था। तो जैसे ही हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस पर साइन किया, अब हैदराबाद को अपनी सेना नहीं रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद की इंटरनल जो आंतरिक है और एक्सटर्नल मतलब कोई अटैक करता है उससे रक्षा करेगा। तो अब ना इंटरनल आर्मी रखो ना एक्सटर्नल आर्मी रखो, पूरा काम कौन करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन क्या ये काम कंपनी फ्री में करेगी? बिल्कुल नहीं। इसके बदले में कंपनी आपसे कुछ लेगी। क्या? जो भी बड़ी रियासतें होती थीं जैसे हैदराबाद, जिनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो भी लार्ज प्रिंसली स्टेट होते थे सच एज हैदराबाद, उनसे धन नहीं लिया जाता था, उनसे मनी नहीं ली जाती थी, उनसे क्षेत्र या जमीन ली जाती थी। हैदराबाद मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, तो अगर सब्सिडरी लाइंस की तो कंपनी कहेगी इतना एरिया हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इतने में आप शासन करो, हमारी सेना ही आपकी रक्षा करेगी। तो जो बड़ी रियासतें होती थी उनसे कंपनी पैसा नहीं लेती थी, क्योंकि पैसे में दिक्कत भी जाती थी, पैसा दे नहीं पाते थे वो लोग, तो बेहतर है कि जमीन ले लो। लेकिन जो छोटी रियासतें होती थी लेकिन जो छोटी रियासतें होती थी, बहुत ही छोटी छोटी, तंजौर जैसे है, तो इनसे नकद पैसा लिया जाता था, इनसे कैश। कैश का मतलब यहाँ पर अलग अलग है, मुद्रा मतलब गोल्ड के रूप में, इन सब रूपों में इनसे पैसा लिया जाता था। तो पहला सिस्टम इसमें यही रखा गया, सहायक संधि व्यवस्था में सबसे पहला सिस्टम यही रखा गया कि जो भी राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा उसकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। बड़ी रियासत हो तो जमीन का टुकड़ा दे दो, छोटी रियासत हो तो पैसा कैश में लगेगा। अब और कहानी, इससे जो रियासतें हैं इनकी विदेश नीति पूरी तरीके से कंपनी संभालती थी। जो भी रियासत सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर करती, उस पूरी की पूरी रियासत की जो विदेश नीति है, अर्थात उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती। हैदराबाद का एग्जांपल लेते हैं। हैदराबाद की विदेश नीति पूरी तरह से कंपनी के पास आ जाती, मतलब हैदराबाद खुद की मर्जी से ना तो किसी के साथ युद्ध कर सकता है और ना ही किसी के साथ मित्रता कर सकता है। हैदराबाद कैन नॉट कंडक्ट अ वॉर और कैन नॉट बिकम अ फ्रेंड ऑफ एनी एक्सटर्नल एंटाइटी बिफोर द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। आप ब्रिटिशर्स की परमिशन लो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लो, फिर जाकर के किसी के अलाय बनो या फिर किसी से वॉर करो, चलेगा। बट विदाउट देयर परमिशन यू कैन नॉट मेक अलायंस और यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अ वॉर। विदेश नीति खत्म पूरी तरीके से, विदेशी संप्रभुता की समाप्ति, फॉरेन सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, पूरी तरीके से खत्म। इसके अलावा इसी में एक और बात कही गई, एक और पॉइंट डाला गया कि दूसरे किसी भी यूरोपियों को आप सेवा में नहीं रख सकते। ब्रिटेन के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपियों को आप सेवा में नहीं रख सकते अनटिल एंड अनलेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद उसकी परमिशन ना दे। हैदराबाद का एग्जांपल लेते हैं। हैदराबाद में एक फ्रांस का व्यक्ति आया कि सर हमें जॉब दे दो, हम आपकी सेना में काम कर लेंगे, या हमें मंत्री का पद दे दो, हमें मिनिस्टर का पोस्ट दे दो, हमें ऑफिसर बना दो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ही जॉब मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स किसी भी यूरोपियों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी भी अदर यूरोपियन को जॉब नहीं दी जाएगी। सिर्फ ब्रिटेन के लोगों को जॉब दो और दूसरे हाँ भारत के लोगों को दे सकते हो, पर यूरोपियों की जब बात होगी तो सिर्फ ब्रिटिश, ना फ्रेंच, ना डच, ना पोर्चुगीज, ना डेनिस, किसी को भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा यहां तक बात खत्म नहीं हो रही है, अभी एक और खतरनाक प्रोविजन है कि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि चूंकि हमारी सेना आपके यहाँ है, आप प्रशासन, तो आपको परामर्श देने के लिए, वर्ड देखना कितना प्यारा वर्ड है, जैसे इसको मानने वाले हैं, नवाब को या जो भी राजा है उसको एडवाइज करने के लिए, अर्थात उसको परामर्श देने के लिए एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा जो आपको परामर्श देगा। और ये लिखा रहता था कि ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो कितने अच्छे से ये लिख रहे हैं, कितने बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं जी, देखिए जरा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा कि देखो, आपको हेल्प करने के लिए ब्रिटेन का एक रेजिडेंट आपके राज्य में रहेगा, पर कभी भी ये आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कभी भी आपके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अरे यार, ऐसा हो सकता है? आपने कहा कि सर जितना चाहे उतना पैसा ले जाओ, लेकिन सांप छोड़ दिया आपने खजाने में। आपने कहा जितना चाहे उतना पैसा ले जाओ, बस सर वहां पे 10-12 जहरीले सांप हैं, उनको देख लेना, ठीक है। आपने कहा सर जितना पैसा चुराना है चुरा लो, लेकिन वहां पुलिस वाले बैठे हैं, थोड़ा उनको देख लेना। तो वही बात हो गई। तो कहने का बस था कि इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और ये लिखा भी रहता था सहायक संधि व्यवस्था में कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में नहीं रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऐसी नहीं थी। हालांकि स्टेटमेंट में अगर कभी ये आए कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने वाला प्रावधान, तो सही है, लेकिन उसमें लिखा हो कि वास्तविकता में या व्यवहारिक रूप से ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे, तब वो स्टेटमेंट सही होगा। तो यही थी सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। क्या बेहतरीन व्यवस्था है। पूरी तरीके से कंपनियां राज्य के ऊपर निर्भर हो गई, पूरी तरीके से जो कंपनी है वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट कर गई, पूरी तरीके से, ठीक है। तो यही सहायक संधि व्यवस्था है या सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, कंपनी की राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आंतरिक और बाह्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। स्टेट की सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल इट विल बी टेकन केयर बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला, इसके बदले में जो ब्रिटेन की सेना अपने राज्य में रखी जा रही है, उसके बदले में देसी रियासत पैसा देंगी, अगर बड़ी देसी रियासत है तो वो जमीन देगी। इन एक्सचेंज जो ब्रिटिश मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए प्रिंसली स्टेट में रह रही है, उनको कंपनसेट करने के लिए either you pay money, or if you are a big princely state like हैदराबाद, you will have to give a part of your land। ठीक है जी। फिर अगला प्रोविजन, कोई भी यूरोपीय सेवा में नहीं रख सकते अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ब्रिटेन के अलावा किसी भी यूरोपीय को नौकरी नहीं दी जा सकती, किसी से भी युद्ध या संधि नहीं कर सकते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के अलावा, और ब्रिटेन का एक रेजिडेंट या अधिकारी दरबार में रहेगा जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। यही है सहायक संधि व्यवस्था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सारी बातें। अभी ये नेपोलियन वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको परेशान मत होना। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। संबंधित राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा कंपनी की जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी के निर्वहन हेतु उस राज्य में ब्रिटिश सेना रखी गई जिसका व्यय राज्य वहन करेगा। बड़ा राज्य पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त क्षेत्र, छोटा राज्य नगद धनराशि। संबंधित राज्य के विदेशी मामले कंपनी के अधीन आ गए। दूसरे देश से बिना अनुमति युद्ध या संधि नहीं। ब्रिटिश नागरिक के अलावा अन्य किसी भी यूरोपीय को राज्य अपनी सेवा में नहीं रखेगा। परामर्श हेतु ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में नियुक्त होगा जो कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है जी। चलो, अब हमें इसके प्रभाव समझना है, हमें इसके इफेक्ट समझना है, फिर जाकर के हम ये बात करेंगे कि ये किस किसने इस पर हस्ताक्षर किए। हम प्रभाव की बात कर लेते हैं, इफेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रभाव हमें दो लोगों पर देखना होगा, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसका क्या प्रभाव हुआ, और दूसरा हमें समझना होगा कि जो देसी रियासतें हैं या प्रिंसली स्टेट हैं जो इस पर हस्ताक्षर करते थे, उस पर इसका क्या प्रभाव हुआ। तो देखो, आप खुद समझो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो उस स्थिति में है कि 1 रुपए में 2 लड्डू,
डेयरी मिल्क की ऐड देखी होगी आपने, 1 रुपए में 2 लड्डू या 2 हाथों में 2 लड्डू वाली ऐड आपने देखी होगी। वो उसी स्थिति में कंपनी का पहला फायदा यह हुआ कि उनकी सेना में बढ़ोतरी हो गई, उनकी मिलिट्री बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सेना का खर्च नहीं लग रहा है। सेना का खर्च कौन दे रहा है? देसी रियासतें। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कल के दिन ब्रिटेन की अगर किसी से भी लड़ाई होगी तो वो तो अपनी सेना को बुला लेंगे, कहेंगे अच्छा हैदराबाद की रियासत में कितने सैनिक है? 5,000 बुला लो। अवध में कितने हैं? 4,000 बुला लो। चलो मराठाओं से लड़ते हैं, चलो सिखों से लड़ते हैं। बिना पैसा खर्च किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो गई। खर्च में कमी आई, खर्च में कमी, जो एक्सपेंडिचर था वो कम, क्योंकि सेना का पैसा कौन दे रहा था? देसी रियासत। ठीक है, सेना का पैसा कौन दे रहा था? देसी रियासतें। विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। कैसे? एक्सपेंशन इस रूप में हुआ कि सेना के बदले ये लोग पैसा मांगा करते थे, बड़ी रियासतों से जमीन मांगा करते थे, और छोटी रियासतें भी पैसा नहीं दे पाती थी, फिर वो भी बदले में जमीन दे देती थी। तो विस्तार भी हुआ, क्षेत्र विस्तार हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ साथियों। ठीक है, इससे दूसरी यूरोपीय कंपनियों को खत्म ही कर दिया, दूसरी कंपनियों को खत्म ही कर दिया ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन बना दिया कि अगर आपने हमारे साथ सहायक संधि व्यवस्था साइन की है तो किसी भी दूसरे यूरोपीय को आप अपने यहाँ जॉब पर नहीं रख सकते, अपने यहाँ आप उसे नौकरी नहीं दे सकते। तो दूसरे प्रिंसली स्टेट भी अपने आप खत्म होते चले गए, दूसरी देसी रियासतें भी अपने आप, दूसरी यूरोपीय कंपनियों को मौका ही नहीं मिला कि वो आंतरिक मामलों में, और इससे भारत की देसी रियासतों पर एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। सारे प्रिंसली स्टेट को, कहने को तो वो इंडिपेंडेंट थे, पर वास्तविकता ये थी कि अब वो ब्रिटेन के चंगुल में फंस चुके थे। तो उन सभी पर एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, देसी रियासतों की हम बात करें तो ये तो बर्बाद ही हो गई। जैसे इनकी संप्रभुता ऑलमोस्ट खत्म हो गई, विशेष तौर पर बाह्य संप्रभुता। इनकी जो बाह्य संप्रभुता है, एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, वो खत्म हो गई। और देखा जाए तो आंतरिक संप्रभुता भी खत्म हो गई। संप्रभुता का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता। अब बाह्य निर्णय तो ये ले ही नहीं पा रहे हैं। किसी से लड़ाई करना है, नहीं कर सकते, किसी से दोस्ती करना है, नहीं कर सकते। आंतरिक निर्णय भी अच्छे से नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रिटिश रेजिडेंट है, वही नाग जो कि खजाने की रक्षा कर रहा है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो कोई भी इंटरनल डिसीजन लेने ही नहीं देता था, वो उसमें भी हस्तक्षेप करता परामर्श के नाम पर। ठीक है, तो इससे शासक का महत्व भी कम हो गया, शासक का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो भी कम हो गया। राज्य में चूंकि आंतरिक सुरक्षा भी किसकी जिम्मेदारी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अब राजा को कभी भी डर नहीं रहता था कि जनता कोई उपद्रव कर सकती है। देखो, राजा को यह डर रहना चाहिए कि जनता विद्रोह कर सकती है। अब राजा को जनता के विद्रोह का डर ही नहीं है, अरे करना है करने दो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सबको संभालेगी। तो जनता के प्रति राजा बिल्कुल निरंकुश हो गए, जनता से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब उन्हें पता था ना कि कोई भी विद्रोह नहीं कर सकते, कोई भी विद्रोह नहीं कर सकते। जो देसी रियासतें थीं वो सैन्य रहित हो गए और पूरी तरीके से कंपनी पर निर्भर हो गए। कोई भी मिलिट्री नहीं थी इनके पास, पूरी तरीके से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंड। बहुत सी रियासतें दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, क्योंकि 1/3 पैसा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती और उससे भी ज्यादा। क्योंकि एक खतरनाक चीज और होती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जानबूझ के राजाओं के पास जाया करते, और जब भी कोई अधिकारी आएगा तो उसको उपहार तो देना पड़ेगा। तो पहले भी आप पैसा ले जा रहे हो, फिर उपहार के रूप में आप और पैसा ले जा रहे हो। तो बहुत सी देसी रियासतें दिवालिया हो गई, उनकी सैन्य शक्ति को खत्म कर दिया।
वो अकर्मण्य हो गए, निरंकुश हो गए। बिल्कुल वही कहानी कि भाई साहब रोम जल रहा है और नीरो जो है वो संगीत बजाने में लगा हुआ है। शासकों का महत्व खत्म हो गया, किसी भी प्रकार से कोई भी संप्रभुता उनके पास नहीं रही, कोई भी संप्रभुता उनके पास नहीं रही। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात कही है। कार्ल मार्क्स ने और मुनरो ने एक बात कही। कार्ल मार्क्स ने कही कि जिस दिन कंपनियां सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर करती थीं, जिस दिन देसी रियासतें सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर करती थीं, वास्तव में उसी दिन उनका अस्तित्व खत्म हो जाता था। जिस दिन देसी रियासतें सहायक संधि व्यवस्था पर हस्ताक्षर करती थीं, जब प्रिंसली स्टेट सब्सिडरी अलायंस पर साइन करते थे, तो एक्चुअल में उसी दिन उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। मुनरो ने भी यही बात लिखी कि देसी रियासतों ने सुरक्षा के बदले अपने सम्मान और संप्रभुता का सौदा कर लिया। इतनी बड़ी बात है। मुनरो ने लिखा कि देसी रियासतों ने सिर्फ सुरक्षा के बदले अपने सम्मान और संप्रभुता का सौदा कर लिया। तो ये सहायक संधि व्यवस्था के प्रभाव थे। कंपनी इससे बहुत लाभान्वित हुई, वहीं देसी रियासतें बट नेचुरल सी बात है कि इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई, इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुई। लिखा हुआ है वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आते हैं। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि वो कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया। ये वो मैप है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वेलेजली के समय कितना ज्यादा एक्सपेंशन हो चुका था, कितना ज्यादा विस्तार हो चुका। तो देखो, सबसे पहली देसी रियासत थी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए, हैदराबाद। सितंबर 1798 में निजाम अली खान आशफ जाह द्वितीय। मैसूर 1799 में। अब मैसूर में जब टीपू सुल्तान को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में वेलेस्ली ने मार दिया, तो पुराने वोडियार वंश को दोबारा से रीस्टोर किया गया। पुराने वोडियार वंश की दोबारा से मैसूर में स्थापना की गई। तो वोडियार वंश के शासकों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तंजौर 1799 में, यहाँ के राजा सरभोजी भोसले द्वितीय। ठीक है। अवध के साथ 1801 में सादत अली खान द्वितीय। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। भोसले 1803 में, राघोजी भोसले द्वितीय बरार। सिंधिया 1804 दौलतराव सिंधिया। होलकर 1818 मल्हार राव होलकर द्वितीय। इंदौर होलकर्स ने बहुत जल्दी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, बहुत विरोध किया, बहुत बाद में जाकर के इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है इनके क्रम का। और होलकर को लेकर के कुछ किताबें ये भी लगती हैं कि होलकर ने कभी भी साइन नहीं किया। अब क्रम से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ऑर्डर से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो ऑर्डर बस याद रखना, राजाओं के नाम भी नहीं पूछे जाते, जनरली क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले हैदराबाद का नाम आता है। ठीक है। उसके बाद मैसूर का नाम आता है, मैसूर, ये याद रखिएगा। फिर तंजौर का नाम आता है। और अगर शुरू के भी 3-4 आपने याद रख लिए ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। फिर अवध का नाम आता है। अगर शुरू के ये 4 भी आपने याद रख लिए तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। फिर मराठा है, मराठा। ओके। भोसले हैं, भोसले। सिंधिया, सिंधिया। ये सारे नाम याद रखिएगा, इन सभी बातों को याद रखिएगा। यहां से सवाल बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्रम अगर आप याद रखोगे, ऑर्डर अगर आप याद रखोगे, तो यहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। देखो, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये जो होलकर वाला पॉइंट है ना, इसमें विवाद की स्थिति है। होलकर वाले बिंदु में विवाद की स्थिति है, इसीलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगा।
आप जो भी रीजनल बुक्स में पढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश की किताबों में पढ़ा जाए, वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। आप बस यहाँ तक याद रखो, सिंधिया तक। होलकर को लेकर के कई किताबें अलग अलग क्लेम करती हैं, इसीलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। और प्रश्न भी यहाँ से नहीं पूछा जाता है, प्रश्न यहीं से है। हैदराबाद, निज़ाम, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, भोसले, सिंधिया। तो ये है प्यारे दोस्तों सहायक संधि की व्यवस्था, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो हमने आज की क्लास में सहायक संधि व्यवस्था भी कंप्लीट कर ली, और सहायक संधि व्यवस्था के साथ साथ हमने आज की क्लास में लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में ना एक दो कहानियां और हैं जो मैं आपको सुना के ये क्लास कंप्लीट करूंगा। एक दो कहानियां और हैं जो इसके बारे में ना, ये कुछ बातें करता था अपने खुद के बारे में। जैसे ये कहता था कि मेरी जो नीति है ना, वो न्याय और तर्क संगत नीति है, और जो परिमिति और शांत नीति है, परोपकारी शक्ति है। ये क्या कहता था, इसको समझने की कोशिश करो। लॉर्ड वेलेस्ली की ना कुछ कहानियां हैं। बहुत छोटी सी एज में ही ये प्रशासन में आ गया था, और जब ये सांसद बना, जब ये पार्लियामेंटेरियन बना, तो वहां पर इसके एक साथी पार्लियामेंटेरियन ने कहा था कि तुम्हारे लिए लंदन नहीं है, तुम अपनी प्रतिभा को किसी बहुत बड़े क्षेत्र में जाकर के ही दर्शा पाओगे। ये हमेशा से ये मानता था कि यूरोप से अच्छी पद्धति, ब्रिटेन से अच्छी प्रशासन पद्धतियां दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। तो दुनिया के लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? मतलब वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जब वो भारत आया तो उसने मराठों से कहा कि हमारे साथ मिल जाओ। तो वो इस बात से बहुत अचंभित होता था कि ये मराठा लोग जो हैं, राज्य में जो लोग रह रहे हैं, ये कैसे हमारी परोपकारी शक्ति को नहीं अपनाना चाहिए, कैसे ये बुरी शासन प्रणाली में रह रहे हैं। तो वो स्ट्रांगली बिलीव करता था कि ब्रिटेन और यूरोप से अच्छी शासन पद्धति दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, और जो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो मूर्ख है। और उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि युद्ध की नीति को अपनाओ, कैसे भी करके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन करो। तो इसीलिए उसे कहा गया कि वो सुल्तानों की तरह एक अंग्रेज था। ठीक है, और बंगाल का शेर अपने आप को कहता था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, 1805 तक गवर्नर जनरल रहा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, सहायक संधि व्यवस्था शुरू की, सेंसरशिप अधिनियम लागू किया, मैसूर के चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा, सहायक संधि व्यवस्था पर साइन करने वाला पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवे मराठा, छठवें भोसले और सातवें सिंधिया। याद रखेंगे, इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं, इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्विज लगाइएगा, प्रश्न लगाइएगा, चीजें बन जाएंगी। कल की क्लास में हम व्यपगत के सिद्धांत और विदेशों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।